बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है। बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाली ये खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए पूर्व मंत्री दीपक जोशी पहुंचे हैं। हाट पिपलिया से टिकट दावेदारी को लेकर यह मुलाकात जारी है। अपने समर्थकों के साथ हाट पिपलिया से दीपक जोशी भोपाल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि शिवराज सरकार के तीसरे टर्म में यानी कि 2013 के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री थे दीपक जोशी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए मनोज चौधरी बीजेपी से संभावित उम्मीदवार हैं। हाट पिपलिया से दीपक जोशी विधायक भी रहे हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री रहे हैं शिवराज सरकार में। और ये देखिए दीपक जोशी अपने समर्थकों के साथ भोपाल पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि ये आज की खबर नहीं है। दीपक जोशी पिछले लंबे वक्त से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, तब से जब से मनोज चौधरी सिंधिया समर्थक उन्होंने अपनी सीट हाट पिपलिया छोड़ी थी। दीपक जोशी मनोज चौधरी से ही हारे थे और 2018 में उसके बाद मनोज चौधरी ही संभावित प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से। कई मौकों पर शिवराज सिंह चौहान, कई मौकों पर वीडी शर्मा और कई मौकों पर खुद आलाकमान इस बात के साफ इशारा कर चुका है कि हमारे प्रत्याशी घोषित हैं, बस ऐलान होना बाकी है। और उसी मामले में दीपक जोशी आज हाट पिपलिया से टिकट की दावेदारी करने के लिए पहुंचे हैं। और आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी दिल्ली जाकर मुलाकात की थी। विवेक पटैया जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, सबसे पहला सवाल यही है, बाकी की 21 सीटों का तो पता नहीं, लेकिन यह है कि हाट पिपलिया जरूर बीजेपी के हाट को परेशानी पहुंचा रही है और दीपक जोशी लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। आसिफ, दीपक जोशी अपने समर्थकों के साथ आज मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे और मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी बातचीत हुई है। और उनके समर्थकों के से हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि दीपक जोशी और हम सब यहाँ पर ये बताने आए थे कि हम पार्टी के साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं और इसलिए जो गलतफहमियां हैं वो दूर कर लें, कोई भी कहीं नहीं जा रहा है, हम पार्टी के साथ हैं। ये इनके कुछ समर्थकों ने अभी कहा है। हालांकि दीपक जोशी अभी अंदर है, बाहर नहीं निकले, लेकिन उनके समर्थकों से बातचीत करते हैं। क्या बात हुई है अंदर? भैया हमको क्या पार्टी का साथ में है, पार्टी के साथ में है, दीपक भैया भी साथ में रहेंगे। तो दीपक जी के लिए टिकट मांग रहे थे आप लोग? दीपक भैया के मान सम्मान में बागली हाट पिपलिया एवं समस्त विधानसभा के कार्यकर्ता लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए उनके मान सम्मान के लिए। उनकी विवेक, जरा ये जो उत्साही कार्यकर्ता हैं इनसे एक सवाल ये पूछिए कि ऐसा क्या बात हुई कि समर्थन बीजेपी को दिखाने जताने के लिए इनको हाट पिपलिया से भोपाल तक का सफर करना पड़ा कोरोना काल में? ये बताइए कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि दीपक जोशी जी को और आप सबको यहाँ आना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि उनका सम्मान बरकरार रहे, वो कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन उनको सम्मान के साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? उनके सम्मान के साथ जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनकी भी अनदेखी होने लगी है। जैसे अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, जैसे कांग्रेस के लोग बीजेपी ज्वाइन करते तो उसमें क्या हुआ कि उनकी ज्यादा चलने लग गई और हम जो पीढ़ियों से हमारे कार्यकर्ता करते आ रहे कार्यकर्ता है, जो सदियों से हम चल रहे, उनकी अनदेखी हो रही है कहीं ना कहीं। इसीलिए हम हमारे नेता के लिए हम आए हैं और उनका मान सम्मान बना रहे और उन्हें पूर्व उनके नेतृत्व में। दादा, आप तो बहुत पहले से बीजेपी कार्यकर्ता होंगे, क्या बात हुई, क्या बोला सीएम साहब को आप लोगों ने? सीएम साहब को क्या बोला है? सीएम साहब को बोला था, क्या बोला आपने, क्या बोला, क्या बात हुई अंदर? मैंने तो कुछ नहीं बोला। क्या बोला अंदर, क्या बात हुई, क्या बात रखी आप लोग? मेरा माननीय हमारा ये कहना है, मुख्यमंत्री जी से ये बोला, श्रीमान ये आज तक 13 बार चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को एक बार सीट गई बागली के आज सम्मान मिलता रहे। जैसा जिस प्रकार से जोशी जी यहाँ काम कर रहे थे उसी प्रकार से यहाँ के कार्यकर्ता का सम्मान बना रहे और इसी तरीके से दीपक जोशी का भी इसी के लिए यहाँ पर सारे कार्यकर्ता आए थे। सवाल ये है कि इतने दिनों में कौन सा सम्मान कम हो गया उनका जो आपको मुख्यमंत्री निवास आना पड़ रहा है, सबको गाड़ी भर के अपने क्षेत्र? मुख्यमंत्री जी ने तो इसके तरीके से दीपक भैया को बोला था कि आप बागली के कार्यकर्ता को लेकर आना
मैं उनको यहाँ बैठ के सम्मान के साथ में उनसे बात करूंगा। ठीक है, दीपक जोशी का सम्मान बना रहे कार्यकर्ता ये बताने भोपाल आया। बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त भोपाल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन देखिए, दो बातें बहुत अहम है यहाँ। अगर आप अगर जरा सा ध्यान लगाएं तो आपको याद आएगा कि जो कांग्रेस की पहली लिस्ट आई थी जिसमें 15 प्रत्याशियों के नाम थे, उस पहली लिस्ट में हाट पिपलिया का भी शायद 9वें या 10वें नंबर पर उसमें कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। यानी कि हाट पिपलिया पर राजवीर बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। तो ये देखिए, जो बार्गेनिंग होती है या ये कहना कि अगर आप हमको टिकट नहीं देंगे हम कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हाट पिपलिया सीट पर कांग्रेस ने राजवीर बघेल के तौर पर अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर दिया है। यानी कांग्रेस से तो फिलहाल या तो नाम बदला जाएगा या फिर अगर नाम तय है और बघेल ही हाट पिपलिया से कांग्रेस के प्रत्याशी होने वाले हैं तो दीपक जोशी की कांग्रेस में दाल फिलहाल तो नहीं गलने वाली है, पहली बात। और दूसरी बात ये, कार्यकर्ता बार बार जो कह रहे हैं कि दीपक भैया का सम्मान बना रहे इसीलिए हम भोपाल आए हैं, तो ऐसा क्या सम्मान में कटौती हो गई या फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि गाड़ियां भरकर दीपक जोशी के समर्थक भोपाल आए हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए? ये सवाल जरूर खड़े होंगे। और उपचुनाव में जब ऐन पहले इतना कम वक्त बाकी रह गया है तो दीपक जोशी की ये जो नाराजगी, कथित नाराजगी बताई जा रही है, जो कार्यकर्ताओं की यहां आमद है, ये पार्टी के लिए कितनी बड़ी परेशानी का सबब होगा, बहुत बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, इंदौर के सांवेर में हुई सीएम शिवराज की सभा में निजी बसों के अधिग्रहण के मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस मामले की शिकायत लॉ स्टूडेंट जयस गुरनानी ने चुनाव आयोग में की थी। दरअसल बीजेपी ने 26 सितंबर को अखबारों में विज्ञापन देकर खुद को कार्यक्रम का आयोजक बताया था, जबकि कार्यक्रम में इस्तेमाल 600 निजी बसों में सरकारी खर्च पर डीजल भरवाया गया। शिकायतकर्ता ने इसी विज्ञापन को मूल आधार बनाया था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था तो भारतीय जनता पार्टी को यह सब खर्च उठाना था, परंतु यह सरकारी खजाने, आपके और मेरे पैसे से यह पूरा खर्च उठाया गया है, जिसकी मैंने शिकायत चुनाव आयोग को करी कि इस प्रकार से सरकारी खजाने का दुरुपयोग हो रहा है। और चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव को यह आदेश दिया है कि वह उचित कार्रवाई करें, जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की जाए। 2018 के पहले कर्ज माफी के मास्टर स्ट्रोक ने कांग्रेस का वनवास खत्म कराया था, लेकिन क्या नया वचन कांग्रेस को दोबारा सत्ता दिलाएगा? कांग्रेस ने 28 सीटों के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो तैयार कराए हैं, जिसमें सबसे बड़ा वादा है सरकार में आने पर कांग्रेस कोरोना को राजकीय आपदा घोषित करेगी। कोरोना से मौत होने पर परिजनों को संविदा नौकरी के साथ साथ आर्थिक मदद भी की जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना को एमपी में लागू करने और फुटकर व्यापारियों को 50,000 का ब्याज मुक्त कर्ज देने का भी वचन किया है। अब देखना यह क्या वोटर एक बार फिर कांग्रेस के वचन पर भरोसा करेगा या नहीं। हालांकि ये तीनों जो ये पॉइंट्स हैं या बिंदु हैं, ये बहुत अहम हैं और ऐसे में अगर वोटर इस पर ध्यान देता है, वोट करता है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। उधर एमपी कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर नया दांव चलाया। ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों के लिए जारी वचन पत्र में रानी लक्ष्मीबाई और बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा लगाने का कांग्रेस ने वचन दिया है। कांग्रेस ने कहा कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ मिलकर सिंधिया घराने ने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ धोखा किया था, जिसके कारण उनकी मौत हुई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाने से सिंधिया परिवार हमेशा बचता रहा है और ना ही उनकी शहादत को याद करता है। कांग्रेस ने कहा कि आज भी ग्वालियर चंबल के लोग उनकी शहादत को याद रखते हैं। कांग्रेस सरकार आने पर ग्वालियर क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई और बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी और उनकी शहादत और वीर गाथाओं को घर घर पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस पर हमला करते हुए बीजेपी ने कहा कि अब अचानक कांग्रेस को रानी लक्ष्मीबाई की याद क्यों आ गई, पहले रानी लक्ष्मीबाई की याद क्यों नहीं आई? अभी याद आया, अभी उनके योगदान की चर्चा कर रहे हैं। उनकी तो योगदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम राष्ट्रभक्त मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका उल्लेख, उनकी चर्चा, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन कांग्रेस करने में अभी क्यों याद आई, ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी कल भी क्रांतिकारियों के साथ में थी, इन योद्धाओं के साथ भी थी, आज भी इन योद्धाओं के साथ है।
उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इस उपचुनाव में शिक्षक संघ, अतिथि विद्वानों और युवाओं का विरोध बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। ये सभी आचार संहिता लगने से पहले लगातार खुद के नियमितीकरण और नियुक्ति की मांग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच आचार संहिता लग चुकी है। अब तक इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद अब नियमित शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से एक निश्चित टाइम बाउंड में नियुक्तियों की जाने की मांग की है। और अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो आने वाले उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है। वहीं इस मामले में सरकार की तरफ से पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा, सरकार की पहली प्राथमिकता कोरोना संक्रमण पर रोकथाम करना है, क्योंकि अभी आचार संहिता भी लग गई है। ऐसे में उपचुनाव के बाद ही इन लोगों की नियुक्तियां और नियमितीकरण को लेकर बात हो सकेगी। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के समय ये लोग युवाओं को रोजगार देने की बात कहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर वादे भूल जाते हैं। सभी को साथ रहे हैं और अभी कोरोना काल है, कोरोना से निपटना सरकार की प्राथमिकता, सारा ध्यान उस पर है। बाकी बातों पर अब उपचुनाव के बाद विचार होगा। कहीं भी प्राथमिकता भाजपा सरकार की मध्य प्रदेश में नहीं है, ना रोजगार को लेकर है। उनकी तो सिर्फ और सिर्फ जो प्राथमिकता है वो है चुनाव से किसी भी प्रकार से बैकडोर से एंट्री करके पुनः सत्तारूढ़ होना। सीहोर में किसान की आत्महत्या के मामले में जहां चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, तो वहीं प्रशासन और सरकार के दावों की कलई भी खुल गई। जिला प्रशासन ने किसान की आत्महत्या की वजह जहां पत्नी से पारिवारिक कलह होना बताई थी, तो वहीं अब किसान के बेटे ने सामने आकर प्रशासनिक जांच की पोल खोलते हुए बताया कि उसकी मां की मौत तो 25 साल पहले हो चुकी है और पिता ने कर्ज से परेशान होकर ही आत्महत्या की है। जिला प्रशासन झूठी जांच रिपोर्ट दे रहा है। पूरा मामला सामने आने के बाद कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन किसानों की आत्महत्या के मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि किसान नन्नू लाल की मौत के बाद सीहोर के एसडीएम ने जांच की थी और बताया था कि नन्नू लाल ने पत्नी से झगड़े के बाद खुदकुशी कर ली थी। कलेक्टर ने भी बाकायदा एसडीएम के इस बयान को फेसबुक वॉल पर पोस्ट किया था। ये पत्नी उनकी है ही नहीं, 25 साल हो गए पत्नी मर। वो कर्ज के मारे कर रहे थे, वो पैसे दो, ला के पैसे दो। तो कितना तकरीबन कर्जा था उनके ऊपर? 6-7 लाख रुपए कर्जा था। तो प्रशासन ने ये आरोप लगाया है, ये अपनी जांच में कहा है कि उनका पुत्र और पत्नी से विवाद हुआ था। पत्नी है ही नहीं, पत्नी को 25 साल हो गए मरे, पुत्र से कोई विवाद ही नहीं था। आपसे आए थे पूछने ये लोग अधिकारी? हाँ, आए थे पूछने। जिनकी पत्नी 25 साल पहले शांत हो चुकी है, वो कैसे पारिवारिक विवाद पत्नी के साथ उनका हो सकता है? ये मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। किसानों के प्रति संवेदनशीलता के साथ सोचने की जरूरत है। आज भी यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश में मुआवजे की जरूरत है, किसान को कर्जे से मुक्त करने की जरूरत है। लगातार हालात खराब है, लगातार प्रशासन मुख्यमंत्री की कठपुतली की तरह खेल के सिर्फ इन आत्महत्याओं को दबाने का प्रयास कर रहा है। कर्ज से परेशान आत्महत्या करने वाले किसान के बेटे के सामने आने के बाद जहां कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो ऐसे में कलेक्टर अब एसडीएम के बयान को बदलते हुए सफाई देते नजर आ रहे हैं। कलेक्टर फेसबुक वॉल पर एसडीएम के बयान को बदल दिया है। अब एसडीएम का कहना है कि मैंने पारिवारिक कलह पुत्र से होने की बात कही थी, फेसबुक पर गलती से पत्नी लिख दिया गया, जिसे सुधार दिया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि पहले पत्नी का नाम लिखा गया, अब बेटे का नाम लिखा गया, जबकि बेटा कह रहा है कि मेरे पिता के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। क्या ये अंधेरे में प्रशासन तीर चला रहा है? ऐसे बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर किसानों की मेहनत और जनता के पैसों की कैसे बर्बादी होती है, इसकी तस्वीर शाजापुर में देखने को मिली है, जहां सोसाइटी की लापरवाही के चलते करीब 2500 क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे सड़ गया। गेहूं की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पोचानेर सोसाइटी ने मार्च अप्रैल के महीने में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की थी, जिसके बाद इसे 3 जगहों पर रखा गया। सोसाइटी में ही टीन शेड और खुले मैदान में दूसरा स्थान एक किसान का बनाया हुआ शेड और तीसरा स्थान शासकीय स्कूल का मैदान, जिसके बाद बारिश में यह पूरा गेहूं भीगकर सड़ गया। पीला गेहूं बारिश में काला पड़ गया और अब इससे बदबू आने लगी है। ऐसे में आसपास के लोगों का जीना मुहाल है। परेशान लोगों ने इसकी शिकायत सोसाइटी से लेकर विधायक और कलेक्टर तक से की, लेकिन अभी तक सड़ा हुआ गेहूं ना तो उठाया गया, ना ही इसे वहां से ले जाया गया। ऐसे में इलाके में बीमारी फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। इससे हम सब लोग बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे भी सब परेशान हैं, परिवार के सब लोग।
और बैठ नहीं पाते बाहर, इससे बच्चों को छींक आती है, सर्दी हो रही है। तो 3-4 महीना से इतनी बदबू आ रही कि हुआ भी नहीं रह रही है यहाँ की जगह, इतनी हो रही और कोई सुने ही नहीं। जब से क्या है हमारे सोसाइटी में काफ़ी समय हो गया, गेहूँ सड़ गया है यहाँ पर, मतलब 2 से 4 महीने तो इतने ज़्यादा बदबू में हो गए हमको, और काफ़ी शिकायतें भी हमने की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब सोसाइटी जो सचिव उनके पास गए, सोसाइटी सचिव को हमने मौखिक में 2-3 बार सूचना दी, उन्होंने कहा हटा देंगे। पटवारी सर से भी रिक्वेस्ट किया, पटवारी सर ने भी बहुत बार आश्वासन दिया, उसके बाद भी गेहूँ नहीं हटे। खरगोन के मारूगढ़ गांव में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रवि जोशी ने कहा कि पुलिस पूरे मामले में लीपापोती में लगी रही और 2 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने थाना प्रभारी को हटाने की मांग करते हुए सरकार से जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए कहा, एमपी में हाथरस जैसी घटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मध्य प्रदेश की पुलिस की, विशेषकर खरगोन पुलिस की सबसे बड़ी विफलता है कि जो अभी तक आरोपियों को पकड़ नहीं पाए। मैं ऐसे संबंधित थाना प्रभारी और यहाँ इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए और पुलिस के बड़े अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और मध्य प्रदेश में पनप रहे इस गुंडा राज को तत्काल खत्म करना चाहिए। खरगोन, जबलपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश के इन 3 जगहों से अलग अलग रेप की खबरें आई हैं। सीहोर में किसान खुदकुशी करता है तो प्रशासन कहता है कि पत्नी से विवाद के बाद किसान ने खुदकुशी की है, जबकि किसान का बेटा बताता है 25 साल पहले उसकी मां की मौत हो चुकी है। कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है, विपक्ष हमलावर है, निशाने पर सरकार है। सरकार पर, सरकार के एक मजबूत विधायक पर, प्रोटेम स्पीकर पर आरोपियों को बचाने का आरोप लग रहा है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज रात 8 बजे। इस पर जरूर देखिए आपकी आवाज। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर कोरोना मरीजों का सही से इलाज न करने का आरोप लगाया। कुणाल चौधरी ने कहा, सरकार का ध्यान सिर्फ उपचुनाव पर है, कोरोना मरीजों को अधूरे इलाज में ही छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार बनाकर कोरोना के इलाज को लेकर समुचित इंतजाम किया जाएगा। जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, नए हॉस्पिटलों का निर्माण करके, अलग व्यवस्था करके कहीं ना कहीं कोविड के पेशेंटों को समस्या से निजात कैसे दिलाया जाए, इस ओर ध्यान दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, सरकार का ध्यान जिस ओर कोविड पे होना चाहिए उसका ध्यान सिर्फ चुनाव के ऊपर है, पर जनता दिन को देख रही है और जनता इन्हें समझ। जबलपुर में एक और कोरोना वॉरियर की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली सीनियर नर्स की मौत से अस्पताल में शोक का माहौल है। बताया जा रहा है कि 46 साल की विनीत कुकरमन मरीजों की देखभाल करते हुए खुद ही संक्रमण की शिकार हो गई। पिछले 10 दिनों से विनीत का इलाज चल रहा था, लेकिन इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई और फिर उनका निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ शामिल हुए। नर्स एसोसिएशन ने मांग उठाई है कि उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और उनकी बेटी को बालिग होने पर सरकारी नौकरी दी जाए। अगली खबर विदिशा से, जहां झोला छाप डॉक्टर की करतूत की सजा मासूम भुगत रही है। हालत यह कि वो मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष कर रही है। डॉक्टर हाथ काटने तक की बात कह रहे हैं। शमशाबाद तहसील के गोलना गांव में बच्ची को बुखार आया। परिजन गांव के ही झोला छाप डॉक्टर के पास बच्ची को लेकर पहुंचे। आरोप है कि डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद बच्ची के शरीर का एक हिस्सा काला पड़ गया। शरीर में जगह जगह घाव हो गए जिससे खून निकलने लगा। बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि रिएक्शन बढ़ने पर बच्ची का हाथ भी काटना पड़ सकता है। बच्ची के परिजनों ने कलेक्टर से झोला छाप डॉक्टर की शिकायत की। वहीं सीएमएचओ ने भी मामले में जांच करवाने का आश्वासन दिया है।
द नीमच महू रोड के नाका नंबर 7 पर उस समय हड़कंप मच गया जब 2 मजदूर रेत के अंदर दब गए। जानकारी के मुताबिक मजदूर टेलीफोन लाइन के लिए गड्ढे की खुदाई कर रहे थे, तभी खुदाई के दौरान हादसा हो गया, जिसके बाद लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से रेस्क्यू कर मजदूरों को बाहर निकाला। इस हादसे में एक मजदूर की दम घुटने से मौत हो गई, तो वहीं एक मजदूर घायल है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उधर जबलपुर में पुलिस ने 2 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या का खुलासा किया है। आरोपी ड्राइवर ने मासूम के साथ रेप कर हत्या की थी। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला शहपुरा थाने का है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शुभ मल्ला और सोनू ठाकुर नशे में धुत थे और नशे में उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। शहपुरा के बिलपठार इलाके में बीते 16 सितंबर की रात में बच्ची का अपहरण हुआ और 36 घंटे बाद बच्ची का शव नाचनखेड़ा इलाके में एक खेत में मिला था। जबलपुर में मामूली विवाद में 19 साल के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया है। घटना मानेगांव इलाके की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक अमित अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए एक स्कूल गया था। शराब पार्टी के बाद जब अमित घर लौटने लगा तो उसे बाइक की चाबी नहीं मिली। इस दौरान अमित ने मौके से गुजर रहे एक युवक को बाइक की चाबी ढूंढने के लिए कहा, लेकिन युवक ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि अमित ने चाकू मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिवस पूर्व थाना रांझी में मुखर्जी चौक मानेगांव के पास एक युवक की हत्या हो गई थी। एक अंधी हत्या थी, जिसको कि रांझी पुलिस ने बहुत जल्दी 48 घंटे के अंदर उसको सुलझा लिया है। इसमें जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। मंदसौर में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध रूप से रखे पटाखों को जब्त किया है। मंगलम विहार इलाके में एक मकान पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान बेसमेंट में अवैध पटाखों का स्टॉक मिला। करीब 2 ट्रक पटाखे मौके से बरामद किए गए। आपको बता दें कि विस्फोटक अधिनियम के तहत रहवासी इलाकों में पटाखों को रखना गैर कानूनी है। कोरोना काल में एक शिक्षक ने इस महामारी को लेकर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। होशंगाबाद में विज्ञान के शिक्षक राजेश पाराशर जागरूकता के लिए तरह तरह के आयोजन कर रहे हैं। वो जिलों के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनी लगा रहे हैं, जिसमें लोगों को मास्क और 2 गज की दूरी के फायदे के बारे में समझा रहे हैं। राजेश पाराशर बाकायदा प्रयोग कर लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे हवा में जाते वायरस की क्षमता खत्म हो जाती है और 2 गज की दूरी वाले लोग इससे बच जाते हैं। और अब हम देखते हैं 3 से ज़्यादा वर्किंग मॉडल लगाए गए हैं। इन वर्किंग मॉडल में जैसे ही कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है और सामने अगर उन दोनों व्यक्तियों ने मास्क नहीं लगाया हुआ होता है तो इस मॉडल में बताया जाता है कि उस व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है, लेकिन जब वही दोनों व्यक्ति मास्क लगाते हैं तो संक्रमण नहीं होता है। मंडला का विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। कोरोना काल के चलते इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अनलॉक 5 की गाइडलाइन के मुताबिक एक बार फिर पर्यटकों के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान खोला गया है। पर्यटक खुशी और रोमांच के साथ बालाघाट के मुक्की गेट से राष्ट्रीय पार्क में गए। वहीं पहले जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों ने पर्यटन विभाग और वन विभाग की व्यवस्थाओं का धन्यवाद भी किया है। फॉरेस्ट का फर्स्ट डे था, उस हिसाब से फॉरेस्ट द्वारा प्लानिंग बहुत अच्छी की गई, प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया गया, मास्क का उपयोग कराया गया सभी से। कोविड का इतना पैनिक माहौल बना हुआ है, उसमें भी प्रशासन द्वारा यहाँ पे काफ़ी सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं।